गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज हम इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये इन्फेक्शियस डिजीज़ कौन सी है? पोलियोमाइलाइटिस। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग वायरल इन्फेक्शियस डिजीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। वायरल इन्फेक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें आपका एक और आता है, एक और डिज़ीज़ आती है, कौन सी? पोलियोमाइलाइटिस। पोलियोमाइलाइटिस को हम कॉमनली पोलियो के नाम से भी जानते हैं। इसको हम कॉमन अगर देखा जाए तो नॉर्मल लैंग्वेज में भी इसे पोलियो कहा जाता है, ठीक है। पोलियो एक एक्यूट वायरल इन्फेक्शियस डिजीज़ है। इस डिजीज़ का मेन कॉजेटिव ऑर्गेनिज़म है पोलियो वायरस, ठीक है। इस डिज़ीज़ का मेन कॉजेटिव ऑर्गेनिज़म क्या है? पोलियो वायरस। पोलियो का इम्पोर्टेंस इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये वायरस नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। क्या करती है? इसका इम्पोर्टेंस क्यों है इतना? क्योंकि ये नर्वस सिस्टम को, इसका जो वायरस है ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, ठीक है। स्पेशली स्पाइनल कॉर्ड के मोटर न्यूरॉन्स को, ठीक है। किसके? स्पेशली स्पाइनल कॉर्ड के मोटर न्यूरॉन को सीवियर केसेस में ये फ्लैसिड पैरालिसिस कॉज करता है। तो पोलियो एक एक्यूट वायरल इन्फेक्शियस डिजीज़ है, ठीक है। और ये स्पेशली नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है, नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करती है और स्पाइनल कॉर्ड के मोटर न्यूरॉन्स को भी अफेक्ट करती है। सीवियर केसेस में ये फ्लैसिड पैरालिसिस कॉज कर सकती है। क्या करती है? सीवियर केसेस में फ्लैसिड पैरालिसिस कॉज करती है। अगर मैं इसे और भी आपको मॉडिफाई, मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो हम अगर उसमें बताएं आपको, तो पोलियो वायरस नर्वस सिस्टम के उन नर्व सेल्स को डैमेज कर देती हैं जो मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं। क्या करती हैं? पोलियो वायरस क्या करती है? उन नर्व सेल्स को डैमेज करती हैं जो मसल की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, जो मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं, ठीक है। और उससे क्या होता है? तो पेशेंट में मसल्स वीकनेस और पैरालिसिस डेवलप होता है। तब क्या होता है? तब मसल्स में पैरालिसिस वीकनेस होता है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया कि पोलियोमाइलाइटिस क्या है? पोलियोमाइलाइटिस का जो वायरस है, पोलियो वायरस जो है, ये क्या करता है? स्पेशली मोटर न्यूरॉन्स पर इफ़ेक्ट करता है। मोटर न्यूरॉन्स कौन सी होती है? जो वर्किंग वाली होती है, जैसे जो हम काम कर रहे हैं, हाथ पैर उठाना, हाथ पैर चलाना, ठीक है। इन ऑर्गन्स पे काम करती हैं, इन सिस्टम पे काम करती है। मतलब हाथों को इधर मूव करना, उधर मूव करना, ठीक है। मतलब मूव करने वाली, मूवमेंट करने वाली सारी ऑर्गन्स और मसल्स पे काम करती हैं, ठीक है। और ये क्या करती है कि जो पोलियोमाइलाइटिस का पोलियो वायरस है, ये स्पेशली मोटर न्यूरॉन्स पे अफेक्ट करता है। और जब इस पे अफेक्ट करेगा तो मसल्स हमारी क्या करती हैं? मूवमेंट का काम करती हैं। ये अफेक्ट होंगी और ये अफेक्ट होंगी तो पैरालिसिस जैसी कंडीशन अकर होगी, ठीक है। हमारी मसल्स वीक हो जाएंगी और पैरालिसिस डेवलप हो जाएगा। सिंपल। इसके बाद अब इसका हिस्टोरिकली पोलियो स्पेशली चिल्ड्रंस में एक इम्पॉर्टेंट कॉज है, ठीक है। क्या है? पैरालिसिस, ठीक है। पोलियो क्या है? पोलियो स्पेशली चिल्ड्रन में एक इम्पॉर्टेंट कॉज है पैरालिसिस का, ठीक है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखने वाली बात है कि हर पोलियो वायरस इन्फेक्शन में पैरालिसिस नहीं होता, ठीक है। हर पोलियो वायरस में पैरालिसिस वाला इन्फेक्शन नहीं होता है, ठीक है। एक्चुअली बहुत सारे इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स में सिम्टम्स बहुत माइल्ड होते हैं। बहुत सारे इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स में क्या होते हैं? सिम्टम्स बहुत माइल्ड होते हैं या बिल्कुल सिम्टम्स होते ही नहीं। इसी वजह से पोलियो का स्प्रेड आइडेंटिफाई करना डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। क्या होता है कि बहुत सारे इन्फेक्टेड पर्सन्स में सिम्टम्स ही अगर नहीं होते, और होते भी हैं तो बहुत माइल्ड होते हैं, ठीक है। और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से पोलियो कैसे स्प्रेड हो रहा है, ठीक है, उसका आइडेंटिफिकेशन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, पोलियो एक वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, ठीक है। पोलियो क्या है? वैक्सीन से हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं।
ठीक है, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, इसीलिए वैक्सीनेशन, प्रॉपर हाइजीन और सैनिटेशन इसका प्रिवेंशन करने में एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए पोलियो की वैक्सीनेशन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उसकी और अगर वैक्सीन लेंगे तो यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा। ठीक है, इम्यून सिस्टम यानी कि हम अच्छे हुए, है ना। तो पोलियो क्या है, पोलियो की जो वैक्सीन है वो प्रिवेंटेबल है, ठीक है, डिज़ीज़ से, इसलिए वैक्सीनेशन, प्रॉपर हाइजीन और सैनिटेशन इसका प्रिवेंशन करने में एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। मतलब वैक्सीन भी लेना है, अपनी हाइजीन भी मेंटेन करना है, अपनी इम्यूनिटी को भी अच्छी रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन पे। ये हमने क्या देखा अभी तक हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा। इंट्रोडक्शन में आपको फिर से एक बार बता दूं कि पोलियोमाइलाइटिस हम लोग पढ़ रहे हैं। पोलियोमाइलाइटिस क्या है? पोलियोमाइलाइटिस एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जिसके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसमें अब तक हमने समझा कि ये एक वायरल इन्फेक्शियस डिजीज़ है। ठीक है, इस डिज़ीज़ का पॉजिटिव ऑर्गेनिज़म क्या है? पोलियो वायरस है। इस डिज़ीज़ का पॉजिटिव ऑर्गेनिज़म है पोलियो वायरस। ठीक है, पोलियो का इम्पोर्टेंस क्या है? पोलियो इसलिए इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा रखती है। ठीक है, इसका इम्पोर्टेंट इसलिए इतना ज़्यादा है क्योंकि ये वायरस नर्वस सिस्टम के मोटर न्यूरॉन्स को अफेक्ट करता है। नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है और फिर उसमें भी मोटर न्यूरॉन्स को अफेक्ट करता है। और मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं? जितनी भी वर्किंग सेल टिश्यूज़ हैं, मसल्स हैं, ठीक है, जितने भी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, हमारी स्पेशली मसल्स को क्या कर देती हैं? वीक कर देती है, डैमेज कर देती है। और हमारी अगर मसल डैमेज होगी, ठीक है, मसल वीक होगी तो क्या होगा? तो पैरालिसिस जैसी कंडीशन दिखेगी। पैरालिसिस में भी फ्लैसिड पैरालिसिस बहुत सीवियर केस है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि जो हमारी मसल्स हैं ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? मूवमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए और मूवमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो पेशेंट क्या होता है? पेशेंट में मसल वीकनेस हो जाती है जिसकी वजह से पैरालिसिस डेवलप होता है। ठीक है, और मैंने हिस्टोरिकली बताया था ये चिल्ड्रंस में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, और पैरालिसिस इसका इम्पॉर्टेंट कॉज है। ठीक, इसके बाद मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको कि पोलियो वायरस इन्फेक्शन में पैरालिसिस कुछ पेशेंट में नहीं दिखता, या फिर इनके जो वायरस हैं, ठीक है, कुछ वायरस पोलियो पैरालिसिस कैरी नहीं करते हैं। ठीक है, वो इन्फेक्शन में पैरालिसिस नहीं होता। ठीक है, पोलियो वायरस इन्फेक्शन में पैरालिसिस नहीं होता है। ठीक है, फिर इसके बाद बहुत सारे जो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स होते हैं इनमें सिम्टम्स बहुत माइल्ड होते हैं या फिर सिम्टम्स होते ही नहीं है, इसीलिए पोलियो वायरस को आइडेंटिफाई करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, और इसकी प्रिवेंशन के लिए वैक्सीनेशन इसकी प्रिवेंटेबल है, वैक्सीन होती है। ठीक है, अगर हमने वैक्सीन लिया तो हम इस डिज़ीज़ से प्रिवेंट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और प्रॉपर हाइजीन और इम्यूनाइजेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, प्रिवेंशन में हमें अपनी हाइजीन मेंटेन करनी, मैंने आपको बताया प्रॉपर पर्सनल हाइजीन अपनी मेंटेन करें, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अपनी डेफिनेशन पे। ये मैंने आपको रिकैप कर दिया। ठीक है, अब है इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में क्या है? Poliomyelitis is an acute viral infectious disease caused by poliovirus that primarily affects anterior horn cells of the spinal cord and brain stem, leading to flaccid paralysis, especially in children below 5 years of age. मैंने आपको बताया कि पोलियोमाइलाइटिस क्या होती है, और उससे पहले भी मैं आपको बताऊं अक्यूट का मतलब क्या होता है। ठीक है, अक्यूट क्या होता है? अक्यूट का मतलब है डिजीज़ रिलेटिव सडन ऑनसेट के साथ डेवलप होना, मतलब अचानक से डिजीज़ हुई है और इसमें सडन ऑनसेट हो रहा है, मतलब सडन मीन्स अचानक होता। ठीक, और उसके बाद उसमें बहुत ज़्यादा सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, डिज़ीज़ बहुत सीवियर कंडीशन में अकर हो रही है। ठीक है, डेवलप हो रही है। वायरल इन्फेक्शियस डिज़ीज़ का मतलब होता है कि डिज़ीज़ एक वायरस के इन्फेक्शन के कारण हो रही है।
ठीक है। वायरल इन्फेक्शन डिजीज़ क्या होता है? ये होता है कि डिजीज़ एक वायरस की वजह से हो रही है और इन्फेक्टेड पर्सन से सस्पेक्टेबल पर्सन तक स्प्रेड हो सकती है। जैसे कि वायरल इन्फेक्शन हुआ है, आपके पास कोई पर्सन है, उसमें भी ये डिज़ीज़ स्प्रेड हो रही है। इसका कॉजेटिव वायरस है पोलियो वायरस। मैंने इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज़म मैंने बताया था आपको पहले ही इंट्रोडक्शन में ही कि इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज़म क्या है? पोलियो वायरस, जो एंट्रोवायरस ग्रुप का मेंबर है। ये किस ग्रुप का मेंबर है? एंट्रोवायरस ग्रुप का मेंबर है, ठीक है। और सीवियर डिजीज़ में वायरस नर्वस सिस्टम तक पहुंच सकता है। सीवियर डिजीज़ हुई, हमने अर्ली ट्रीटमेंट नहीं किया, तो ये कहाँ तक पहुंचेगी? ये नर्वस सिस्टम तक पहुंच जाएगी, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर हॉर्न सेल्स पर्टिकुलरली मोटर न्यूरॉन को अफेक्ट करना स्टार्ट कर देगी। और क्या करती है? स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर हॉर्न सेल्स को अफेक्ट करती है। फिर उसके बाद मोटर न्यूरॉन्स अफेक्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद मोटर न्यूरॉन्स का काम क्या होता है? मसल्स को मूवमेंट के सिग्नल्स प्रोवाइड करना, ठीक है। मोटर न्यूरॉन्स क्या करती हैं? मसल्स को मूवमेंट और सिग्नल्स प्रोवाइड करती हैं। जब ये मोटर न्यूरॉन डैमेज होते हैं तो मसल में वीकनेस डेवलप हो सकती है। तो क्या होता है? मसल्स में वीकनेस डेवलप होने लगती है, ठीक है। और सीवियर केसेस में फ्लैसिड पैरालिसिस हो सकता है। और सीवियर केसेस में क्या होता है? फ्लैसिड पैरालिसिस होता है। यहाँ फ्लैसिड पैरालिसिस का मतलब क्या है? तो फ्लैसिड पैरालिसिस का मतलब है मसल का टोन कम हो जाना और अफेक्टेड मसल वीक या लिम्प हो जाना, ठीक है। क्या होता है कि फ्लैसिड का मतलब मैंने आपको बताया, मसल का टोन कम हो जाना और अफेक्टेड मसल वीक या लिम्प हो जाना। अब इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं? कॉजेटिव एजेंट इसके क्या क्या हैं? इसके कॉजेटिव एजेंट हैं तो मैं आपको बता रही थी कॉजेटिव एजेंट, ठीक है। कॉजेटिव एजेंट इसका क्या है? पोलियोमाइलाइटिस का मेन कॉज है पोलियो वायरस, ठीक है। ये हमने अभी इंट्रोडक्शन में देखा, डेफिनेशन में देखा, और फिर अब हम इसका कॉजेटिव एजेंट पढ़ रहे हैं। तो अब आप लोगों को याद हो जाना चाहिए कि कॉजेटिव एजेंट क्या है? पोलियो वायरस, ठीक है। इसका कॉजेटिव एजेंट है पोलियो वायरस, पोलियोमाइलाइटिस का, ठीक है। पोलियो वायरस एक आरएनए वायरस है। क्या है ये? एक आरएनए वायरस है और एंट्रोवायरस जेनस से बिलोंग करता है। और इसका ग्रुप कौन सा है? एंट्रोवायरस। ये किस फैमिली से आता है? एंट्रोवायरस से आता है, ठीक है। हिस्टोरिकली पोलियो वायरस के 3 सेरोटाइप्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, ठीक है। हिस्टोरिकली पोलियो वायरस के 3 सेरोटाइप्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, जैसा कि आप लोग कॉजेज़ में देख सकते हैं, मैंने आपको बताया भी है, ठीक है। नेचुरल पोलियो वायरस मैंने इसमें आपको बताया, देखो टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, ठीक है। अब इसमें आता है जो मैंने आपको 3 बताया अभी, 3 सेरोटाइप्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। टाइप 1 किया गया है, टाइप 2 और 3 किया गया है। अब नेचुरल वायरस टाइप 2 और टाइप 3 को इरेडिकेट किया जा चुका है। ये नेचुरल वायरस है, ठीक है। नेचुरल पोलियो वायरस है और इन्हें क्या कर दिया गया है? इरेडिकेट कर दिया गया है, मीन्स ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। जबकि वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 अब भी ग्लोबल इरेडिकेशन एफर्ट का मेजर फोकस है। मतलब ये अभी नहीं गया है और इसको इरेडिकेट करने के लिए इस पर फोकस किया जा रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि वायरस स्प्रेड कैसे होता है ना। अब सबके मन में यही क्वेश्चन आता है, मेरे भी मन में आया कि ये वायरस स्प्रेड कैसे होता है। तो इसका सिंपल मीनिंग है कि इन्फेक्टेड पर्सन स्टूल से, जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है, ठीक है, उसके स्टूल से वायरस एनवायरनमेंट में आ सकता है। अगर सैनिटेशन पुअर हो, कंटेमिनेटेड वाटर या फूड के थ्रू वायरस किसी दूसरे पर्सन के बॉडी में एंटर कर सकता है, ठीक है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि जो टाइप 1 और टाइप 2 है, ये नेचुरल पोलियो वायरस है, ठीक है। और ये इरेडिकेट हो चुका है, इसे इरेडिकेट किया जा चुका है। लेकिन
टाइप 1 वाइल्ड पोलियो वायरस है और ये अभी भी इसको इरेडिकेशन के लिए एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं। ठीक है, अब मैंने एक क्वेश्चन बताया आपको कि क्वेश्चन सबके मन में आता है कि ये स्प्रेड कैसे होता है। तो पोलियो वायरस मेनली फीकल ओरल रूट से ट्रांसमिट होता है। कैसे ट्रांसमिट हो रहा है? फीकल ओरल रूट से ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, इसका मीनिंग है कि इन्फेक्टेड पर्सन स्टूल से, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके स्टूल से वायरस एनवायरनमेंट में आ सकता है। अगर सैनिटेशन पुअर हो, कंटेमिनेटेड वाटर या फूड के थ्रू वायरस किसी दूसरे पर्सन के बॉडी में एंटर कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर इन्फेक्टेड पर्सन के स्टूल से वायरस वाटर सोर्स को कंटेमिनेटेड कर दे और वहीं कंटेमिनेटेड वाटर कंज्यूम किया जाए तो इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको? मैंने बताया अगर इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन के स्टूल से वायरस वाटर सोर्स में गया और वही वाटर सोर्स जो है, जो कंटेमिनेटेड वाटर हो चुका है और उसे ही कंज्यूम कर लिया गया। ठीक है, तो क्या होगा? इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। सिमिलरली कंटेमिनेटेड फूड भी ट्रांसमिशन का सोर्स बन सकता है। सेम ऐसे ही कंटेमिनेटेड फूड भी ट्रांसमिशन का सोर्स बन सकता है। ठीक है, और क्लोज कांटेक्ट के थ्रू भी इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है, स्पेशली जहाँ हाइजीन और सैनिटेशन पुअर हो, है ना। मैंने क्या बताया? जहाँ सैनिटेशन और हाइजीन भी बहुत पुअर हो वहाँ भी स्प्रेड के चांसेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसका रिस्क फैक्टर। अब इसमें इसके रिस्क फैक्टर क्या है? रिस्क फैक्टर में दिया हुआ है, जैसा कि आप लोग इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसमें दिया है पुअर सैनिटेशन एंड हाइजीन। ठीक है, पुअर सैनिटेशन और हाइजीन दिया हुआ है। अगर हैंड हाइजीन पुअर है, टॉयलेट्स और सेवेज मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है। ठीक है, क्या है? अगर हैंड हाइजीन भी पुअर है, टॉयलेट एंड सेवेज मैनेजमेंट भी प्रॉपर नहीं है, या ड्रिंकिंग वाटर कंटेमिनेटेड है, तो फीकल ओरल ट्रांसमिशन का रिस्क इंक्रीज़ होता है। ठीक है, फीकल ओरल का रिस्क इसमें क्या होता है? इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट सेकंड फैक्टर क्या था? ओवर क्राउडिंग मतलब जहाँ बहुत सारे लोग क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं। क्या होता है? जहाँ बहुत सारे लोग क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं, इनएडिक्वेट होता है वहाँ पे सैनिटेशन। ठीक है, वहाँ पे क्या इनएडिक्वेट होता है? वहाँ का सैनिटेशन इनएडिक्वेट होता है, वहाँ इन्फेक्शियस डिजीज़ का ट्रांसमिशन ईजियर हो सकता है। ठीक है, वहाँ पे जो इन्फेक्शन फैल रहा है, ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज़ का क्या होता है कि वहाँ स्प्रेड बहुत जल्दी होता है, ईजियर हो जाता है, वो बहुत जल्दी आसानी से वहाँ फैल जाता है, क्योंकि ओवर क्राउडेड एरिया है, सैनिटेशन प्रॉपर नहीं होगा, उनका हाइजीन मेंटेन नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए इन्फेक्शियस डिजीज़ ओवर क्राउडेड एरिया में बहुत जल्दी फैल जाती हैं। ठीक है, थर्ड फैक्टर है आपका लैक ऑफ इम्यूनाइजेशन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये एक आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी लैक ऑफ इम्यूनाइजेशन का मतलब पोलियो वैक्सीनेशन डिजीज़ प्रिवेंशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, देखो हमें बर्थ के टाइम पे कुछ वैक्सीन्स लगती हैं। ठीक है, जैसे BCG लगती है हमें बर्थ के टाइम पे, विटामिन K की वैक्सीन लगती है। ठीक है, हमें कुछ वैक्सीन्स ऐसी लगती हैं, तो जितनी भी वैक्सीन हमें लगती हैं वो हमें लेनी चाहिए, और अदरवाइज़ अगर हमने नहीं ली है तो इसकी वजह से क्या हो सकता है? हमें आगे चल के डिज़ीज़ होने के चांसेस रहते हैं। ये क्या होता है? वैक्सीन क्या करती है? हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, किसी भी वायरस से फाइट करने के लिए एक बेस बना देती है कि आप अब स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। ठीक है, और अगर हमने वैक्सीनेशन नहीं ली, अब ये वायरस आएगा तो हमारा इम्यून सिस्टम फाइट करेगा और वो उसी एक लिमिट तक फाइट कर पाएगा, उसके बाद अफेक्टेड होने स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें कॉजेज़ स्टार्ट हो जाएंगे, हमें डिजीज़ स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, वैसे ही पोलियो वैक्सीनेशन भी इसका क्या है? इस डिज़ीज़ का वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, प्रिवेंशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है पोलियो वैक्सीनेशन।
ठीक है। अगर पॉपुलेशन में वैक्सीनेशन कवरेज लो हो, ठीक है, तो पोलियो वायरस ट्रांसमिशन का रिस्क इंक्रीज हो सकता है। ठीक। नेक्स्ट है चिल्ड्रंस आर पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट इन पोलियो एपिडेमियोलॉजी, स्पेशली इन एरियाज वेयर वैक्सीनेशन कवरेज एंड सैनिटेशन आर इनएडिक्वेट। मतलब उन बच्चों को जिन बच्चों में जो क्राउडेड एरिया में ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, और वहाँ वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं हुआ है, वहाँ का सैनिटेशन एडिक्वेट नहीं है, मतलब प्रॉपर नहीं है, इनएडिक्वेट में है, ठीक है, उन बच्चों में ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो उन बच्चों को वैक्सीनेशन ज़्यादा ज़रूरी होती है। नेक्स्ट है इंक्यूबेशन पीरियड। अब इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? इसका इंक्यूबेशन पीरियड अप्रॉक्सीमेटली 7 to 14 डेज़ का होता है और ये वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड का मीनिंग मैंने आपको बता दूं क्या होता है। वायरस के बॉडी में एंटर करने और सिम्टम अपीयर होने के बीच का टाइम होता है। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है कि वायरस के बॉडी में एंटर करने और सिम्टम अपीयर करने का सिम्टम अपीयर होने के बीच का टाइम होता है। इस पीरियड के ड्यूरिंग इन्फेक्टेड पर्सन अपेरेंटली नॉर्मल भी दिख सकता है, लेकिन इन्फेक्शन प्रेजेंट हो सकता है। देखो इसमें क्या होता है, इस पीरियड में ड्यूरिंग इन्फेक्शन पर्सन, ठीक है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है अपेरेंटली नॉर्मल भी दिख सकता है, लेकिन इसमें इन्फेक्शन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल दिख सकता है लेकिन इसमें इन्फेक्शन प्रेजेंट है। ठीक, नेक्स्ट है यही रीज़न है कि इन्फेक्शियस डिजीज़ का कंट्रोल करने के लिए हाइजीन और वैक्सीनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, हाइजीन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले है, किस लिए? क्योंकि इन्फेक्शन ट्रांसमिट ना हो इजीली। ठीक, इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ पोलियोमाइलाइटिस की क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के बेसिस पर पोलियोमाइलाइटिस को ब्रॉडली डिफरेंट फॉर्म्स में अंडरस्टैंड किया जाता है। जैसे आप लोग इमेज में 4 मेजर फॉर्म्स देख सकते हैं, इसमें दिए गए हैं कितने? 4 मेजर फॉर्म्स दिए गए हैं। पहला है अबॉर्टिव और माइनर पोलियोमाइलाइटिस, दूसरा है नॉन पैरालाइटिक पोलियोमाइलाइटिस, तीसरा है पैरालाइटिक पोलियोमाइलाइटिस और चौथा है आपका इनअपेरेंट साइलेंट पोलियोमाइलाइटिस। ठीक है, तो अब इनमें एक एक करके हम इनको समझते हैं कि पहला हमारा क्या है, अब अबॉर्टिव माइनर पोलियोमाइलाइटिस। तो ये रिलेटिवली माइल्ड फॉर्म होता है। ये कौन सा फॉर्म होता है पोलियो का? ये पोलियो का माइल्ड फॉर्म होता है और इसमें पैरालिसिस डेवलप नहीं होता है, इसमें पैरालिसिस डेवलप नहीं होता। इसके सिम्टम्स कॉमनली एक जनरल वायरल इलनेस जैसे लग सकते हैं। इसके सिम्टम्स कैसे दिखते हैं? इसके सिम्टम्स कॉमनली एक जनरल वायरल इलनेस जैसे दिख सकते हैं। ठीक है, पेशेंट को हो सकता है फीवर, सोर थ्रोट, हेडेक, मलेज, वोमिटिंग। ठीक है, फीवर को क्या पेशेंट को क्या क्या हो सकता है? फीवर होता है, सोर थ्रोट और हेडेक, मलेज और वोमिटिंग। यहाँ मलेज का मतलब है जनरल वीकनेस या फीलिंग ऑफ अनवेल। पेशेंट को लग सकता है कि नॉर्मल वायरल फीवर या फ्लू लाइक इलनेस है। ठीक है, पेशेंट को लगता है कि नॉर्मल फीवर है, ठीक है, नॉर्मल वायरल फ्लू है, ठीक है, इस तरीके की इलनेस उसे लगती है। इस फॉर्म में नर्वस सिस्टम इन्वॉल्वमेंट सीवियर नहीं होता है। इसमें क्या होता है? इसमें मैंने आपको बता ही दिया पहले कि ये नॉन पैरालाइटिक फॉर्म होता है। ठीक है, इसमें पैरालिसिस जैसी कंडीशन अकर नहीं होती, लेकिन इसमें और क्या नहीं होता है? इसमें इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं होता नर्वस सिस्टम का। ठीक है, पेशेंट जनरली रिकवरी कर लेता है। इसमें पेशेंट क्या करता है? जनरली रिकवरी इसमें पेशेंट की हो जाती है। नेक्स्ट है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें अबॉर्टिव पोलियो में पैरालिसिस नहीं होता। ठीक है, मैंने आपको बताया इसमें अगर आपसे अबॉर्टिव माइनर पोलियोमाइलाइटिस के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाए,
ठीक है। इसकी क्लासिफिकेशन का अगर क्वेश्चन आता है कि एबॉर्टिव पोलियोमाइलाइटिस में क्या पैरालिसिस होता है, क्या ये पैरालिसिस है, तो आप लोगों का आंसर होना चाहिए कि नहीं, ये पोलियोमाइलाइटिस, एबॉर्टिव पोलियोमाइलाइटिस में पैरालिसिस जैसी कंडीशन नहीं होती। ये माइल्ड नॉन पैरालाइटिक फॉर्म होता है, इसमें नहीं होती है पैरालिसिस जैसी कंडीशन। इसमें पेशेंट को साइन एंड सिम्टम्स भी बहुत माइल्ड होते हैं और पेशेंट को ऐसा लगता है कि वो उसको क्या हुआ है कि जो फ्लू है, वायरल फ्लू हुआ है उसे, ठीक है। पेशेंट को वायरल फ्लू हुआ है, पेशेंट रिकवरी बहुत जल्दी कर लेता है इसमें, ठीक। नेक्स्ट है हमारा नॉन पैरालाइटिक पोलियो, असेप्टिक मेनिंजाइटिस पोलियो, ठीक है। नॉन पैरालाइटिक पोलियो जिसे असेप्टिक मेनिंजाइटिस फॉर्म भी कहा जाता है, ठीक है। इस फॉर्म में नर्वस सिस्टम के कवरिंग्स यानी मेनिंजेस को अफेक्ट करता है। इस फॉर्म में क्या करता है पोलियो वायरस, इस फॉर्म में पोलियो का जो वायरस है नर्वस सिस्टम के मेनिंजेस जो उसकी कवरिंग होती है, ठीक है, नर्वस सिस्टम की जो कवरिंग है यानी मेनिंजेस को ये अफेक्ट करता है। मेनिंजेस वो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है जो ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को कवर करती है। मेनिंजेस क्या है, मेनिंजेस प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करती है, ठीक है। और नॉन पैरालाइटिक पोलियो में वायरस क्या करता है, इसी मेनिंजेस को अफेक्ट करता है, ठीक है। इस फॉर्म में पेशेंट को फीवर होता है और हेडेक होता है, नेक स्टिफनेस होती है, बैक पेन होता है और वोमिटिंग जैसे सिम्टम्स डेवलप होते हैं। नेक स्टिफनेस एक इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर है, ठीक है। नेक स्टिफनेस हुआ तो ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर है, मतलब पेशेंट में मेनिंजाइटिस लाइक सिम्टम्स होते हैं लेकिन मोटर पैरालिसिस डेवलप नहीं हुआ है। पेशेंट में कैसे दिख रहे हैं सिम्टम्स, मेनिंजाइटिस लाइक सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं बट मोटर पैरालिसिस जैसे कंडीशंस अगर नहीं है, इसीलिए इसको नॉन पैरालाइटिक कहा जाता है, ठीक है। आपको समझ में आया इसको नॉन पैरालाइटिक क्यों कहा जाता है, इसमें क्योंकि मेनिंजेस अफेक्टेड हो रही हैं, ठीक है, मेनिंजाइटिस हो रहा है इसमें, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जो कवर करती हैं इसमें वो कवरिंग लेयर मेनिंजेस अफेक्ट हो रही हैं और इसमें मोटर न्यूरॉन, ठीक है, नर्वस सिस्टम नहीं अफेक्ट हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा पैरालाइटिक पोलियो मेलाइटिस। पैरालाइटिक पोलियोमाइलाइटिस क्या होता है, पैरालाइटिक पोलियोमाइलाइटिस ये पोलियो का सीरियस फॉर्म है, ठीक है, ये पोलियो का सीरियस फॉर्म है। और इसमें क्या होता है, इस फॉर्म में पोलियो वायरस नर्वस सिस्टम के मोटर न्यूरॉन्स पर्टिकुलरली स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर हॉर्न सेल को डैमेज करते हैं। क्या करते हैं, पर्टिकुलरली हॉर्न सेल को डैमेज करते हैं, ठीक है। और स्पाइनल जो जैसा कि आप लोग इमेज में देख सकते हैं कि आपको इमेज में भी शो हो रहा है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, और इसके हॉर्न सेल को क्या करती है, अफेक्ट करती है ना। इसके बाद नॉर्मली मोटर न्यूरॉन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मसल तक मूवमेंट के सिग्नल्स कैरी करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर ये सेल डैमेज हो जाती हैं तो मसल को प्रॉपर मोटर सिग्नल नहीं मिलते। अगर ये नर्व्स, ये मोटर न्यूरॉन्स ब्रेन के क्या हो गए, ब्रेन कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मसल तक मूवमेंट्स के सिग्नल्स कैरी करते हैं, ठीक है। और अगर ये अफेक्टेड हो गए तो क्या होगा, मसल प्रॉपर काम नहीं करेगा, ठीक है, मसल को प्रॉपर सिग्नल्स नहीं पहुंचेंगे और वो वीक होने स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और फिर रिजल्ट में हमें क्या देखने को मिलेगा, मसल वीकनेस हुआ तो लॉस ऑफ मसल्स टोन, ठीक है, मसल की टोन लॉस होगी और इसके बाद फ्लैसिड पैरालिसिस जैसी कंडीशन अकर हो जाएगी, ठीक है। पैरालाइटिक पोलियोमाइलाइटिस के क्लिनिकल पैटर्न को ब्रॉडली 3 फॉर्म में डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। स्पाइनल पोलियोमाइलाइटिस,
बल्बर पोलियोमाइलाइटिस एंड बल्बोस्पाइनल पोलियोमाइलाइटिस। ठीक है, स्पाइनल पोलियोमाइलाइटिस क्या है? स्पाइनल पोलियोमाइलाइटिस स्पाइनल फॉर्म में स्पाइनल कॉर्ड के मोटर न्यूरॉन प्रीडोमिनेंटली अफेक्ट होते हैं। ठीक है, इसके रिजल्ट में लिम्स के मसल्स में वीकनेस या पैरालिसिस डेवलप होती है। ठीक है, बल्बर पोलियोमाइलाइटिस में क्या होता है? बल्बर पोलियोमाइलाइटिस में बल्बर फॉर्म में ब्रेन स्टेम के मोटर एरिया अफेक्ट होते हैं, इसीलिए क्रेनियल नर्व्स रिलेटेड फंक्शंस और इम्पोर्टेंस न्यूरोलॉजिकल फंक्शन अफेक्टेड होते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है बल्बोस्पाइनल पोलियोमाइलाइटिस। तो इसमें क्या होता है? इस फॉर्म में स्पाइनल और बल्बर इन्वॉल्वमेंट दोनों प्रेजेंट होते हैं। ये सीवियर न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए पैरालाइटिक पोलियो को क्लिनिकली इनअपेरेंट और साइलेंट पोलियोमाइलाइटिस कहते हैं। ठीक है, तो अभी हमने इसके 3 टाइप्स पढ़े। ठीक है क्लास, तो आज हम क्लास अपनी यहीं तक ही रखते हैं। हम इसकी नेक्स्ट क्लास में अपने 4th टाइप और फिर साइलेंट सिम्टम्स को भी कवर करेंगे। ठीक है, आज हमने इसकी इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कॉजेस ये सब पढ़ लिया। ठीक, और एक स्पेशल नोटिस, अगर आप लोग अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है टेलीमेडिसिन कोर्स। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग ये कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, इस कोर्स में आपको बताया जाएगा कि कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कॉरपोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं, और इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल पे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी कंप्लीट फ़ीस है 25,000। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हों तो जो आपको नंबर दिख रहा है इस नंबर पे कॉल करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास।